हेलो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको बिहार का इतिहास और भारत का प्राचीन इतिहास जानना अनिवार्य रहता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। तो चलिए अब बात करते हैं हम। पिछली वीडियो में हमने मौर्य काल तक का वीडियो कर लिया है, जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और चलिए अब हम शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल में बिहार। तो मौर्योत्तर काल में प्रथम वंश जो आएगा मौर्यों के बाद वो शुंग वंश होगा। उसके बाद जो आएगा वो कण्व वंश होगा और उसके बाद जो आएगा वो कुषाण वंश आएगा। और कुषाणों के बाद जो आएगा वो होगा गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं शुंग वंश की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके की। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की और ऐसा कहा जाता है कि यह ब्राह्मणवाद का समर्थक था। इस समय बौद्ध भिक्षुओं को बहुत कष्ट नुकसान हुआ। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया जिसके पुरोहित पतंजलि थे। यह वही पतंजलि है जो आज के रामदेव बाबा जिनका ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, वही पतंजलि। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को जीता तथा अपने साम्राज्य में इसका विलीन कर दिया, अर्थात मगध में विदिशा को विलीन कर दिया और अपनी राजधानी विदिशा बनाई। विदिशा वर्तमान में एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में पड़ता है। विदिशा प्रांतपति अग्निमित्रम को कहा जाता है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। मालविका विदिशा की एक नर्तकी थी जिससे अग्निमित्र का प्रेम हुआ और इसी के साथ इसका विवाह हुआ। इसलिए उस समय कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम की रचना की। और चलिए अब इसके बाद हम कहते हैं कण्व वंश की बात। देवभूति की हत्या कर वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था तथा इसकी हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो मगध साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक था। उस समय मगध साम्राज्य का विस्तार जो था वो घटकर पाटलिपुत्र तक था। आप समझ सकते हैं कि जिस मगध को मौर्य वंश के शासकों ने अफगानिस्तान तक पहुंचाया था, वह मौर्य के बाद मात्र एक वंश और शुंग वंश के बाद कण्व वंश तक ही सिर्फ पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया था। तो चलिए आगे का बात हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब आया कुषाण वंश। कुषाण स्थापना कुजुल कटफिसेस। यह एक बाहरी आक्रमणकारी था और इसका सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। बिहार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था इसका। कुषाणों का बिहार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था और कुषाणों का एक सामंत था श्रीगुप्त। पहले सामंत मगध का था। कुषाणों ने श्रीगुप्त को मगध का सामंत नियुक्त किया था और कहा था कि तुम वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाओ। और इसी के साथ गुप्त वंश की स्थापना की गई श्रीगुप्त के द्वारा। कुषाणों का सामंत बनकर किया गया गुप्त वंश की स्थापना। महाराज की उपाधि धारण की श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। कुषाणों का यह भी सामंत ही था। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश को कुषाणों से स्वतंत्र करा दिया। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने गुप्त वंश को कुषाणों से स्वतंत्र कराया। गुप्त वंश के वास्तविक अगर संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। इसके बाद इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। लिच्छवी
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। यह कुमार लिच्छवी का मतलब हुआ जो अभी वैशाली का प्रांत है, उसी को लिच्छवी गणराज्य कहा जाता था। इसमें मगध में सोने के सिक्के जारी किए गए, जिसे राजा रानी का सिक्का कहा जाता था। समुद्रगुप्त लिच्छवी, इसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता। दौहित्र का मतलब हुआ नाती, लिच्छवी का नाती कहा जाता था। स्मिथ ने कहा है इसे स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन। अब चलिए हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य मजबूत। इसके काल में, समुद्रगुप्त के काल में गुप्त साम्राज्य बहुत मजबूत हो गया। इसे वाद्य यंत्र बजाना अति प्रिय थी, वह भी वीणा। इसका साक्ष्य हमें एक सिक्के से मिला है, जिस पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। इसे कविराज की उपाधि दी गई है और प्राकांक शासक भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके काल में चीनी यात्री फाहियान आया था। इसने पाटलिपुत्र का भ्रमण किया और फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य का महल देखा और महल का नाम था राज प्रसाद का प्रशंसक का प्रशासन। राजप्रसाद का प्रशंसक का प्रशासन का प्रशंसा किया और इसने कहा यह देव निर्मित प्रतीत होता है। फाहियान ने कहा यह देव निर्मित प्रतीत होता है। कालिदास 9 रत्नों में से एक रत्न थे, जो समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी विद्यमान थे। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम आते हैं। इनका काल बहुत ही उल्लेखनीय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा यहाँ बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र बनाया गया। बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र यही बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय में। गुप्त शासन काल में महाबोधि मंदिर का भी निर्माण किया गया। गुप्त शासन काल में महाबोधि मंदिर का निर्माण यह गुप्तों का सर्वश्रेष्ठ कला को दर्शाता है तथा कला के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक बनाते हैं और आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री बाय सूरज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जहां इतिहास के एक नए अध्याय को खोलेंगे। धन्यवाद।